हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फंक्शन को आगे पढ़ेंगे। फंक्शन में हम लोग लास्ट क्लास में कुछ डोमेन और रेंज का लिस्ट दिए थे फार्मूला को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसको आप लोग देख लेना। हालांकि हम डोमेन निकालने का पूरा मेथड पढ़ चुके हैं अच्छा से, उसको सही से तुम लोग रिवाइज कर लेना, है ना। और आप लोग वीडियो को जब भी देखो, कोई नया स्टूडेंट अगर कोई देख रहे हैं तो कहीं से 20 से मत स्टार्ट कर देना, शुरू से लास्ट तक देखना है। 1 से 1 2 3 4 5 6, है ना, वो सारा सीरियल में देखोगे तो अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। हालांकि हम बहुत ज़्यादा इसमें कंटेंट दे दिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं, फिर भी हम व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों को डोमेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन शेयर करेंगे और बेसिक फंक्शन पे भी क्वेश्चन शेयर करेंगे और वो आप लोग फिर सॉल्व करना, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ से एकदम बेसिक लेवल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बेसिक लेवल मतलब ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, जो ओनली बोर्ड का पढ़ाई करेंगे उसके लिए भी ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है और इजी भी है थोड़ा, ठीक है। क्योंकि आगे का 2 या 3 या 4 क्लास जो है ना, मतलब इसमें डाउट नहीं आएगा, है ना। कॉन्सेप्ट रहेगा, कॉन्सेप्ट मतलब हम लोग ग्राफ का सेक्शन स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ फंक्शन के साथ, और वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से समझना। जो ओनली बोर्ड लेवल के स्टूडेंट्स हैं, जो ओनली बोर्ड का प्रिपरेशन करना चाह रहे थे, उन लोगों के लिए बीच का जो कुछ क्लास था इसमें प्रॉब्लम्स करवा रहे थे, वो थोड़ा टफ हो रहा होगा। हालांकि जो पहले से बेसिक मैथमेटिक्स करे हुए हैं उसको उतना टफ नहीं लगता होगा, लेकिन जो बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हुए हैं, जैसे मॉडुलस नहीं जानते हैं, लॉगरिथम नहीं जानते हैं, साइन स्कीम नहीं जानते, वैसे बच्चे को थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा। तो वैसे बच्चे बस कॉन्सेप्ट को समझ लेगा, थ्योरी को समझ लेगा और प्रॉब्लम को प्रयास करेगा समझने के लिए। पैरेलल में हम बेसिक मैथमेटिक्स का भी वीडियो डाल रहे हैं, तो बेसिक मैथमेटिक्स को भी देखेगा। बेसिक मैथमेटिक्स में भी नंबर सिस्टम कंप्लीट हुआ है, अब साइन स्कीम, इंटरवल, साइन स्कीम, मॉडुलस, ये सब आगे होगा, तो उसको आप लोग सही से देखोगे तो फिर पीछे का समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फंक्शन का जो 7th लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये यहाँ से ईजी पोर्शन है और सब लोगों को समझ में भी आएगा, यानी पीछे का नहीं भी पढ़े हैं तब भी यहाँ से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे तो डोमेन के बाद रेंज का कॉन्सेप्ट है, लेकिन रेंज का हाई लेवल तक अगर क्वेश्चन बताएंगे IIT लेवल तक, तो उसमें ग्राफ का भी काम पड़ता है। हम ये सोच रहे हैं कि पहले ग्राफ कंप्लीट कर लें पूरा, उसके बाद रेंज बता करके हम 12th का पोर्शन जो फंक्शन का है मैपिंग, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बीच का जो 2 3 4 क्लास होगा जो भी, तो उसमें हम लोग ग्राफ क्लियर करेंगे और फिर रेंज तो छोटा कॉन्सेप्ट नहीं, एक लेक्चर का टॉपिक होगा विथ क्वेश्चन, और उसके बाद हम लोग 12th का पोर्शन मैपिंग से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बट ये जो बीच का क्लास है ये आगे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कैलकुलस में हर जगह जो है ना ग्राफ का यूज होता है। अगर अच्छा क्वेश्चन बनाओगे तो जनरल मेथड एक होता है और एक ग्राफिकल मेथड होता है। तो ग्राफिकल मेथड अगर हम यूज करते हैं तो काफ़ी फास्ट बनता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ग्राफ जितना अच्छा होगा आप लोगों का, उतना ही अच्छा आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का कैलकुलस बनेगा, ठीक है। इसलिए ग्राफ को ज़्यादा फोकस करना है सभी लोगों को। और ग्राफ का एक बुक हम बताए थे खरीदने के लिए, प्ले विथ ग्राफ, वो आप लोग ले लेना और हम उसमें बता देंगे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। हालांकि हम जितना बता देंगे वो सफिशिएंट होगा, इसको आप लोग एकदम केयरफुली समझना सब चीज़ सही से, ठीक है। हम लास्ट क्लास में जो है ना 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे आप लोगों को, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे कमेंट भी किए थे आंसर्स, और मैक्सिमम का सही ही है। हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं, आप लोग उसको समझना, ठीक है। लेट f बी अ फंक्शन सेटिस्फाइंग f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू fx प्लस fy फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू रियल नंबर। इफ f1 बराबर k देन fn इज इक्वल टू, यहाँ पे n नेचुरल नंबर है, ऐसा दिया हुआ था नहीं, ये एक फंक्शनल रिलेशन है ना। हम आप लोगों को 3rd वीडियो में या 2nd वीडियो में फंक्शनल रिलेशन के बारे में डिस्कस किए थे। 4-5 फार्मूला था, हम थोड़ा हाईलाइट कर दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको फिर हम मिटा देंगे, बट आप लोग जिसको नहीं आता है वो आप लिख लेना सही से, ठीक है। फर्स्ट फार्मूला था f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू fx प्लस fy। इसके लिए 2 रिजल्ट आया था, fx इक्वल टू kx, और ये तब था जब f0 इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ये उल्टा लिखा गया था, ठीक है, मतलब जो उसमें बताए थे ना लेक्चर में, हालांकि हम कमेंट बॉक्स में बता दिए हैं कहाँ पे उल्टा है, मतलब सही ये है kx प्लस c जब f0 इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है।
ठीक है, ये फॉर्मूला था पहला। दूसरा फॉर्मूला इसी का जनरल केस था, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई एन इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई अपॉन एन। ठीक है, इसके लिए सेम रिजल्ट होगा। ठीक है, सेम एज वन, जो भी रिजल्ट है वो एकदम सेम रहेगा। सेम चीज़ डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा बताए थे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। तब इसके लिए बताए थे एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू डी पावर के एक्स या ए टू डी पावर एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बताए थे फोर्थ नंबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। तब यहाँ पे था एफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू टेन इनवर्स एक्स, और इसके बाद था एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो इसके लिए रिजल्ट था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू डी पावर एन पॉलिनोमियल। ठीक है, एक और था 6 नंबर एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। ऐसे केस में था एफ एक्स इक्वल टू के इंटू एल एन एक्स। कुछ लोग बताए थे कि फंक्शनल रिलेशन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया था, तो इसमें समझने वाला कुछ बात नहीं है। जहाँ पर एक्स और वाई को इंटरचेंज करेंगे और फंक्शनल रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर सोचो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और एक्स और वाई को इंटरचेंज करोगे तो क्या देगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ वाई माइनस एफ एक्स, चेंज हो जाएगा ना। तो प्लस वाला और इंटू वाला जो है वो चेंज नहीं होता जनरली। ठीक है, और इसको कहते हैं एक्स और वाई में सिमेट्रिक होना। अगर फंक्शनल रिलेशन एक्स और वाई में सिमेट्रिक होता है तब हम लोग एफ एक्स और एफ वाई निकालने के लिए बताए थे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का हेल्प लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को हम डिराइव भी किए हैं वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से देख लेना, हालांकि इसको याद कर लेना। मतलब 99% चांस है, अगर रहेगा तो इतना ही से रहेगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी अगर रहेगा तो आप लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन का हेल्प लेकर के उसको निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड है। ठीक है, ये सब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा फिफ्थ भी कभी कभी ज़्यादा काम आता है। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझना। तो आप ये बताओ उस रिलेशन में देख करके ये फॉर्मूला किस पैटर्न पर आधारित है, फर्स्ट वाला पर नहीं। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई है ना बेटा। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एफ वन इज इक्वल टू के। एफ जीरो नहीं दिया हुआ कहीं भी, तो एफ जीरो नहीं दिया रहता है तो कौन सी लेके चलते हैं, के एक्स, है ना, बताए थे। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स लेकर के चलेंगे। के कोई भी रियल नंबर है, ठीक है ना। अब के निकालने के लिए डाटा दिया हुआ है, यानी एफ वन इज इक्वल टू, यानी 1 पुट करोगे तो के देगा, और ये वैल्यू एक मिनट, एफ वन इज इक्वल टू जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू था, नहीं के ही दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ के अगर दिया हुआ तो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, हम के की जगह पे लैम्डा ले लेते हैं, लैम्डा भी ले सकते हैं, अननोन है ना कुछ भी। हम चेंज क्यों किए, क्योंकि f1 का वैल्यू भी के दिया है, तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। f1 डालोगे तो लैम्डा, और ये दे रखा है के। ठीक है, फाइनली अब fx का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, लैम्डा की जगह के यूज करो, यानी kx हो गया। और पूछ क्या रहा है बेटा, fn, इसीलिए fn इज इक्वल टू क्या हो गया, k इंटू एन, यानी nk। कौन सा ऑप्शन है, बी, बी इज करेक्ट। तो ये जो 5-6 रिलेशन बताए फंक्शनल रिलेशन, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना, थोड़ा रटना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहता है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। जो टफ क्वेश्चन होगा उसमें यूज होगा, और ये सिर्फ फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे भी कैलकुलस में जाओगे, एओडी चैप्टर्स है या और भी जगह है फंक्शन में, मतलब कैलकुलस में आगे, उसमें भी कहीं ना कहीं इसका यूज होते रहता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, इसको आप लोग हालांकि हम वीडियो में समझाए ही हैं, एक बार लिख दिए हैं। अब अगला जो होमवर्क था वो किस पे था आधारित, इस पर था, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है,
तो हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग इसको नोट करो। देखो बेटा, ये दूसरा होमवर्क था, ये फर्स्ट नंबर वाला था जो हम दिए थे होमवर्क में, और ये सेकंड नंबर वाला है नहीं, जिसका आप लोग आंसर्स निकाले भी हो, बहुत लोग सॉल्व कर दे रहे हैं। ये देखो अभी भी बताए थे, थर्ड नंबर में रिलेशन था जो भी बताए थे, है ना, लिस्ट में, वो यूज करेंगे बेटा, है ना। अगर ये दिया हुआ और F0 कहीं भी नहीं दिया हुआ है, यानी कि Fs का जो वैल्यू होगा e⁻kx लिखेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पर F1 रखोगे तो क्या देगा, e⁻k, और ये दिया हुआ है कितना, 3, F1 का वैल्यू 3 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि जो Fr होगा वो क्या हो गया, e⁻kr, ठीक है। और e⁻k का वैल्यू 3, यानी e⁻k⁻r लिख सकते हो, दैट इज 3⁻r। और अब जो है पूछ रहा है समेशन ऑफ r = 1 to n Fr, तो 1 डालो, 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 का पावर 4 अप टू 3 की पावर n, ठीक है, 3 की पावर n, ठीक है। अब ये तुमको क्या है, जीपी है, जीपी का n टर्म्स का सम, तो क्या होता है a × r के पावर n, तो 3 की पावर n -1 बाई r -1, ये फॉर्मूला है जीपी के लिए, ठीक है। r मतलब यहाँ 3 है ना, कॉमन रेशियो। कैलकुलेट करो, 3/2 × 3 की पावर n -1, तो देखो कौन सा ऑप्शन में, 3/2 3 की पावर n -1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये दो होमवर्क था जिसको हम सॉल्व कर दिए, और आगे हम आज का क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे अभी, ठीक है। अब नोट करो इसको। तो बच्चे अब हम लोग यहाँ से न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन का, और यहाँ से आप सभी लोग अच्छे से समझना, और इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है ना। अगर पीछे का लेक्चर्स आप नहीं भी समझे हो तब भी यहाँ से समझ में आ जाएगा, है ना। दिक्कत वहाँ होती है जहाँ प्रॉब्लम्स आता है, तो प्रॉब्लम्स आएगा तो कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आएगा ही बेसिक का, ठीक है। तो वो सब लोग अच्छे से देख लेना, बार बार बोल रहे इस बात को, है ना, उसका यूज होता है यहाँ पे हमेशा, ठीक है। तो बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आपको टोटल फंक्शन को 2 टाइप में बांटा गया है। अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होता है ऐसा फंक्शन जो अलजेब्रिक ना हो, ठीक है। हम बताते हैं अभी लिस्ट में सारा बात। अलजेब्रिक फंक्शन का जो टाइप्स है, पहला है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। दूसरा है रेशनल फंक्शन, तीसरा है इरेशनल फंक्शन, इसके बाद है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल का 2 टाइप है। पहला टाइप है कांस्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन, और दूसरा टाइप है आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। और फिर पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का जो टाइप्स है, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन,
ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन, लिस्ट इंटीग्रल फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो ये जो लिस्ट है वो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, मतलब ये पीस में टूटा हुआ रहता है, ठीक है। मतलब कुछ x के लिए कुछ फंक्शन रहेगा, कुछ x के लिए कुछ और रहेगा, अलग अलग पीस में रहता है। तो पीस वाइज क्या होता है हम आगे ऑलरेडी डिस्कस करेंगे, ठीक है। पीस वाइज डिफाइंड मॉडुलस आ गया, सिग्नम SIGNUM सिग्नम फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन हो गया, लिस्ट इंटीग्रल फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड टाइप में आते हैं और ये है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ठीक है। देखो इसका टाइप क्या सब है। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में आता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा लोगारिथमिक फंक्शन, तीसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और चौथा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो टोटल फंक्शन को इतने टाइप में हम लोग बांटते हैं, इसी में आपका पूरा फंक्शन है और पूरा कैलकुलस भी इसी पर है। देखो कैलकुलस में क्या पढ़ना है, आगे हम लिमिट पढ़ेंगे। तो लिमिट किसका निकालना है, फंक्शन का निकालना है। कंटिन्यूटी किसका, फंक्शन का। डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन का। डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, फंक्शन में करते हैं। इंटीग्रेशन किसका निकालते हैं, फंक्शन का निकालते हैं। तो फंक्शन पूरे कैलकुलस का बेस है। अगर आपका बेस वीक हो जाएगा तो पूरा कैलकुलस भी वीक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए फंक्शन को जितना हो सके उतना अच्छा करना है, ठीक है। और फंक्शन के साथ साथ में ग्राफ को भी। और कोशिश करो जो 12th ओनली बोर्ड वाला स्टूडेंट्स भी है, थोड़ा अगर स्ट्रगल भी होगा, थोड़ा दिक्कत भी होगा तो इसको फेस करके मेहनत करके इसको कंप्लीट करना, ठीक है, अच्छे से। और ये एक बार को अच्छा हो जाएगा तो फिर तुम लोगों का कैलकुलस बहुत आसान लगेगा आगे, ठीक है। हालांकि हम फंक्शन चूंकि डिटेल में बता रहे हैं तो कुछ पोर्शन हम बोर्ड के अलावा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं, ठीक है। 12th का सिलेबस जब स्टार्ट होगा तो हम उस टाइम से ब्रीफ करेंगे कि ये बोर्ड में आता है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आता है, ऐसा जेईई में आता है, ठीक है। 12th का क्वेश्चन जो फंक्शन है वो ग्राफ के बाद का सेक्शन, यानी कि आज से 3-4 वीडियो के बाद हम लोगों का स्टार्ट होगा 12th का प्रॉपर फंक्शन, ठीक है, मैपिंग। हालांकि एक रिलेशन टॉपिक भी है, एनसीईआरटी में फर्स्ट टॉपिक रिलेशन ही दिया हुआ है, पहला चैप्टर, ठीक है, 1.1। हम रिलेशन को लास्ट में बताएंगे। 1.2 वाला से मेनली फंक्शन का टॉपिक स्टार्ट होता है ना एनसीईआरटी में। तो रिलेशन छोटा टॉपिक है, वो हम फंक्शन के बाद अंतिम में बताएंगे कि रिलेशन क्या होता है, उसको डिस्कस करेंगे और एनसीईआरटी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आप लोग टेंशन ना लें, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोर्ड लेवल भी सारा सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। और बोर्ड लेवल का जो बुक होता है वो भी सॉल्व करेंगे, बोर्ड का जो क्वेश्चन बैंक है वो भी सॉल्व करेंगे और जेईई का भी सारा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम चूंकि डिटेल में बता रहे हैं तो सारा कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी क्लियर करेंगे, आप लोग टेंशन नहीं लें। और इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम डिटेल में इसको जो है ना आपको ब्रीफ करेंगे विथ ग्राफ, ठीक है। डेफिनेशन और ग्राफ के साथ डिटेल में बता रहे हैं सब कुछ, ठीक है। ठीक है बच्चे, हम लोग आगे देखते हैं और इसको 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं सारा चीज़ को, ठीक है। तो पहले हम पॉलिनोमियल अलजेब्रिक का जो टाइप है उसको डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन, देखो बेटा, f(x) इक्वल टू ये ऐसा होता है a0 x के पावर n प्लस a1 x के पावर n माइनस 1 प्लस a2 x के पावर n माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन an, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है जहां पर कि वेयर a0 a1 a2 अप टू an बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड n बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। If a0 not equal to 0, then n is called degree of the polynomial,
n इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी हाईएस्ट पावर जो होगा ना वो डिग्री कहलाता है पॉलिनोमियल का, ठीक है। यानी a0 a1 a2 जीरो तो हो सकता है ना, अगर ये जीरो हो जाएगा तो डिग्री ये हो जाएगा, फिर अगर ये जीरो होगा डिग्री अगला होगा। यानी हाईएस्ट पावर जो मेंटेन रहेगा x का वो डिग्री होता है, ठीक है। हालांकि कुछ एग्जांपल हम समझा देते हैं। देखो बेटा f(x) इक्वल टू, जैसे मान लो 3x⁵ प्लस 7x² माइनस 2 है। अब यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है विद डिग्री कितना, पॉलिनोमियल विथ डिग्री 5 डिग्री का पॉलिनोमियल, चूंकि हाईएस्ट पावर इसका क्या है 5 है, ठीक है। f(x) इक्वल टू -7x² प्लस 3, ये है पॉलिनोमियल विद डिग्री 2। क्वाड्रेटिक है ना ये, ऐसे भी पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2, इसका हाईएस्ट पावर चूंकि 2 मेंटेन है इसीलिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं एग्जांपल नेक्स्ट। f(x) इक्वल टू 7x माइनस 3, पॉलिनोमियल विथ डिग्री कितना बेटा 1, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है x का 1, ठीक है। f(x) इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं 3 इंटू एस की पावर 0, दिस इज पॉलिनोमियल विद डिग्री 0। कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। लेकिन एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, इसको समझना ठीक से। f(x) इक्वल टू 0 ये भी एक कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा बेटा देखो, अब 0 इंटू एस की पावर 3 भी लिख सकते हो, 0 इंटू एस की पावर 5 भी लिख सकते हो, 0 इंटू एस की पावर 0 भी लिख सकते हो, 0 इंटू एस की पावर 10 भी लिख सकते हो। यानी इसका डिग्री डिक्लेयर नहीं कर सकते हम, ठीक है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ भी पावर देगा इसका तो 0 ही बना देगा उसको, नहीं 0 के अलावा कोई कांस्टेंट देगा तो वो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। लेकिन अगर f(x) का वैल्यू 0 ये भी एक कांस्टेंट है, लेकिन इसका डिग्री डिटरमाइन नहीं कर सकते हम लोग। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 0 में x की पावर 1 भी लिख सकते हैं, x की पावर 2 भी लिख सकते हैं, x की पावर 5 भी लिख सकते हैं, x की पावर 100 भी लिख सकते हैं, इसलिए इसका एग्जैक्टली हम डिग्री नहीं बता सकते, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं पॉलिनोमियल whose degree is indeterminate, डिग्री डिटरमाइन नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का जो डोमेन ऑफ f दैट इज डोमेन, ये होता है ऑल रियल नंबर हमेशा, यानी -∞ से +∞। यानी इसमें से जितना भी तुम पॉलिनोमियल देख रहे हो सभी का डोमेन हमेशा ऑल रियल नंबर होगा, ठीक है। RF मतलब क्या होता है बेटा, रेंज, ठीक है। तो रेंज के बारे में हम बताए थे कि जब ऑड डिग्री रहेगा, जैसे फर्स्ट फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर और रेंज भी हमेशा ऑल रियल होगा क्योंकि ऑड डिग्री का है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है 5। बट सेकेंड फंक्शन का डोमेन तो ऑल रियल होगा लेकिन रेंज ऑल रियल नहीं होगा। रेंज क्या होगा वो आगे बताएंगे, फिलहाल इसका तो तुम लोग निकाल भी सकते हो। ये -∞ से 0 + 3 यानी -∞ से 3 के बीच रेंज होगा इसका, ठीक है। ये लीनियर है, यानी डोमेन और रेंज दोनों ऑल रियल क्योंकि ऑड डिग्री है। अगर हम 4 डिग्री ले लेंगे तो उसका डोमेन ऑल रियल होगा लेकिन रेंज निकालना होगा। रेंज के लिए आगे प्रोसेस बताएंगे, फिलहाल हम बता दे रहे हैं ऑल रियल होगा फॉर ऑड डिग्री, नहीं ऑड डिग्री, अदरवाइज सबसेट ऑफ रियल नंबर बताए भी थे हम लिस्ट में, सबसेट ऑफ रियल नंबर है ना, फॉर इवन डिग्री, ठीक है। इवन डिग्री होगा सबसेट ऑफ रियल नंबर। जो हम लिस्ट बताए थे डोमेन और रेंज का, उसमें पहला पॉलिनोमियल ही था, वहां भी हम लिखे थे इस बात को, ठीक है। अभी इस बात को आप लोग समझ गए और आगे हम टाइप बता रहे हैं, ठीक है, नोट करिए इसको। बेटा आप पॉलिनोमियल का देख लिए इसका क्या कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन है,
और इसके अंदर क्या क्या चीज़ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, है ना, बारी बारी से। फिलहाल पॉलिनोमियल का दो टाइप था, एक था कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, f(x) = k इज एनी रियल नंबर, ठीक है, k जो है ना कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो डोमेन होगा यानी df, ये है ऑल रियल नंबर, ठीक है। ऑल रियल का मतलब तो समझते हो तुम लोग, बार बार हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ r लिखेंगे आगे, ठीक है। और इसका रेंज यानी rf, ये सिर्फ एक नंबर k देगा, इसलिए सेट में लिखना होगा, ठीक है, पर्टिकुलर नंबर। कुछ भी इनपुट डालो तो आउटपुट सिर्फ k निकलेगा, ठीक है। इसके बारे में हम समझा दे रहे हैं। जैसे मान लो ये सेट A है और ये सेट B है और ये कोई फंक्शन है ना, ये एग्जांपल है, जस्ट लाइक मान लो A1 A2 A3 अप टू AN, सब के लिए सिर्फ एक ही नंबर मिलेगा k। इसी को हम लोग कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इनपुट जो भी रखो आउटपुट सिर्फ k मिलेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर f(x) = 3 है मान लो, ठीक है, f(x) = 3 है, तो इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर, बट रेंज क्या होगा, सिर्फ 3 सेट में, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, देखो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन is a line parallel to the x-axis, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है जो एक्स एक्सिस का पैरेलल है, ठीक है। देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स का पैरेलल यानी वाई का परपेंडिकुलर है, तो यहाँ एक्स से जो दूरी है ना, डिस्टेंस, वो सब जगह सेम रहेगा तो पैरेलल होगा। यही है f(x) = k, या इसको हम y = k भी लिख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन में जानता ही है y = k क्या होता है, x का पैरेलल स्ट्रेट लाइन होता है नहीं, और ये पॉइंट क्या होगा 0, k। तो यानी y कोऑर्डिनेट सब में k फिक्स रहेगा, इसलिए कांस्टेंट फंक्शन। x कुछ भी डालो तो y क्या मिलेगा, सिर्फ k मिलेगा, ठीक है। आप स्पष्ट देख रहे हो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट से भी। डोमेन मतलब x के लॉन्ग ग्राफ होता है, क्या है, ऑल रियल है, -∞ से +∞ है ना बेटा। इधर क्या होता है -∞, इधर क्या होता है +∞। बट रेंज क्या है, देखो y का लॉन्ग ग्राफ वेरी नहीं कर रहा, बस एक फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं k। जैसे एग्जांपल मान लो f(x) = -2 है, तो तुम जानते ही हो इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या होगा, सिर्फ -2। इसका जब ग्राफ बनाओगे तो वो इस तरह से होगा, यानी y = -2 का स्ट्रेट लाइन होगा, और क्या -1 -2, ये है 0, -2, ठीक है। और यही होगा y = -2, या f(x) भी लिख सकते हैं -2। और जो पिछला एग्जांपल दिए थे f(x) = 3, वो क्या हो जाएगा 1 2 3, यानी 3 के सामने सामने x का पैरेलल लाइन होगा। यानी कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होगा तो उसका ग्राफ जो है वो x का पैरेलल लाइन होगा। अगर 1 रहेगा तो 1 से पास करेगा, 2 रहेगा तो 2 से पास करेगा, 3 रहेगा तो 3 से पास करेगा, f(x) = -1 रहेगा तो -1 से पास करेगा, f(x) = -2 है ये तो -2 से पास करेगा, बट सारा x एक्सिस के पैरेलल होगा। समझ रहे हो, यानी x कुछ भी डालोगे तो आउटपुट सिर्फ एक ही वैल्यू निकलेगा, कांस्टेंट जो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये है कांस्टेंट फंक्शन का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम आगे देखते हैं, नोट करो इसको। ठीक है बेटा, हम आगे बढ़ते हैं। और आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल का दूसरा टाइप था आइडेंटिटी फंक्शन, और ये होता है f(x) = x, या इसको हम y = x भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखो आइडेंटिटी क्यों नाम पड़ा, यहाँ पर x का जो भी वैल्यू डालोगे वही y भी निकलेगा। x1 डालोगे तो y भी 1, x2 डालोगे y भी 2, x3 डालो y भी 3,
जो इनपुट डालेंगे वही सेम आउटपुट भी देगा, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, इसका जो डोमेन होगा ऑल रियल होगा और रेंज भी इसका ऑल रियल होगा। ठीक है, इसको याद रखना आइडेंटिटी फंक्शन के लिए। ठीक है, इसका हम अगर डायग्राम से समझे तो वो इस तरह से होगा, ए है बी है, 1 डालेंगे तो इधर भी 1 ही निकलेगा। ठीक है, 2 डालेंगे तो इधर भी 2 ही निकलेगा, 3 डालेंगे तो इधर भी 3 ही निकलेगा, 4 डालेंगे तो इधर भी 4 ही निकलेगा। दैट इज जो भी इनपुट डालेंगे सेम आउटपुट भी निकलेगा। तो डोमेन क्या दिख रहा है 1 2 3 4, रेंज भी क्या दिख रहा है 1 2 3 4, है ना। इसलिए डोमेन और रेंज दोनों ही ऑल रियल है। अब ये 1 2 ही नहीं 1/2 भी डाल सकते हैं, √3 भी डाल सकते हैं। √3 डालेंगे तो क्या निकलेगा √3 निकलेगा। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ इंटीजर्स डालना है, कुछ भी डाल सकते हैं, इसलिए ऑल रियल डोमेन लिखे है। ठीक है, और इसका ग्राफ देखो कैसा होगा। और तुम लोग जानते भी हो स्ट्रेट लाइन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जानते होगे y=x एक स्ट्रेट लाइन है जो 45 डिग्री एंगल बनाता है, नहीं यानी स्लोप 1 है इसका, ये स्ट्रेट लाइन है। यही है तुम्हारा y=x या फिर fx=x। नहीं, तुम देख सकते हो 1 डालोगे तो क्या मिलेगा, देखो 1 पे 1 मिल रहा है, 2 डालो x का वैल्यू y भी क्या मिल रहा है 2 पर 2 मिल रहा है। नहीं, -1 डालो x y भी क्या मिल रहा है -1 पे -1 मिल रहा है, -2 पे क्या मिल रहा है -2 एंड सो ऑन। मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, यही मतलब आइडेंटिटी फंक्शन है। नहीं बेटा, तो ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है। इसका मतलब हो गया कि जो भी इनपुट डालेंगे हम वही आउटपुट भी निकल के आएगा, जस्ट लाइक आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल में और भी कुछ फंक्शंस देखते हैं, जैसे fx=x² है, इसका नाम स्क्वायर फंक्शन भी है, स्क्वायर फंक्शन। ठीक है, अब स्क्वायर फंक्शन है तो इसमें इसका डोमेन क्या होगा बेटा ऑल रियल में। ऐसे भी कोई भी पॉलिनोमियल होगा तो डोमेन हमेशा ऑल रियल ही होगा, ऐसा बताए थे नहीं। बट इसका रेंज क्या होगा 0 to ∞। क्यों होगा, क्योंकि x² है ना, तो मिनिमम क्या होगा 0 से कम तो हो नहीं सकता है x² का वैल्यू, इसलिए 0 या उससे ∞ होगा। ठीक है, और इसका ग्राफ देखते हैं। सबका हम डोमेन रेंज के साथ ग्राफ बता रहे हैं, और ये सब जो बता रहे हैं अभी ये सब बेसिक ग्राफ है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो काउंटिंग कितना इंपॉर्टेंट है 1 2 3 4। सोचो इमेजिन करो अगर काउंटिंग भूल जाए तो मैथमेटिक्स ही खत्म हो जाएगा, फिर एडिशन नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन, सब कुछ तो काउंटिंग पे डिपेंड है ना बेटा। उसी प्रकार ये जो हम लोग का डेफिनेशन वाला है, ये सब बेसिक ग्राफ है, इसको रटना होगा, याद करना होगा। ठीक है, याद रखना होगा। और आगे जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ बताएंगे तो इसी सब ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे, फिर डिफरेंट ग्राफ बन के आएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन किसका करेंगे, बेसिक ग्राफ का ही करेंगे। जितना भी लिस्ट में बताए थे अभी वो सब बेसिक फंक्शन होगा, और आगे जब हम ट्रांसफॉर्मेशन में आएगा तो उसी को ट्रांसफॉर्म करके समझाएंगे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। ठीक है, ये सबको आप अच्छे से समझना। ठीक है, देखो 1 पे ऐसे तो ये पैराबोला है, जानते भी होगे तुम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। नहीं, 1 पे 1 मिलता है और ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये y एक्सिस के वर्ड सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब y से जितना दूरी पर ये है ना उतना दूरी पर ये भी होना चाहिए। ठीक है, ग्राफ खींचने के लिए एक बात हम तुम लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं, जब भी ग्राफ बनाना स्टार्ट करो तो एकदम परफेक्ट ग्राफ बनाने का प्रयास करना। ठीक है, अगर गलत होगा फिर से काट के फिर बनाना। ठीक है, जितना पेज बर्बाद करोगे ग्राफ में उतना ही ग्राफ सीखोगे। ठीक है, एक पूरा कॉपी ग्राफ सीखने में लगाना चाहिए स्टूडेंट को। ठीक है, तब एक अच्छा कॉन्सेप्ट ग्राफ का बन के आएगा, और एक बार अगर ग्राफ अच्छा हो गया तो फिर हमेशा के लिए मैथमेटिक्स अच्छा होगा आपका। और अगर बोला जाए कि भाई मैथमेटिक्स लोग क्यों पढ़ता है, तो हमारा ये आंसर होगा कि ग्राफ सीखने के लिए पढ़ते हैं मैथमेटिक्स। अगर एक अच्छा ग्राफ बनाना है तो उसमें पूरा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लग सकता है, और आगे का जो भी तुम्हारा पढ़ाई होगा बीटेक में या कहीं भी जाओगे तो सब जगह ड्राइंग होगा, ग्राफ बनाना होगा, तो ग्राफ का जो फाउंडेशन है वो यहीं से होता है। ठीक है, इसको एकदम काफ़ी अच्छे से आप लोग समझोगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बताए वो एक्सिस का वर्ड ये सिमेट्रिक, जितना y से इधर है उतना ही इधर भी है। ठीक है, देख रहे हो तुम 1 पे क्या मिल रहा है 1, यानी ये 1,1 पॉइंट है। नहीं, -1 पे क्या दिख रहा है बताओ 1 ऑल्सो, यानी ये पॉइंट है -1,1। ठीक है बेटा, और यही ग्राफ हो गया y=x² का या फिर fx=x² का। और तुम ग्राफ से स्पष्ट देख रहे हो x के अलॉन्ग ग्राफ क्या है ऑल रियल, मतलब ये ग्राफ ऐसे जा रहा है तो x के अलॉन्ग इधर इन्फिनिटी तक जाएगा ना, तो इधर क्या होगा -∞ इधर जाएगा।
बट वाई के लॉन्ग ग्राफ देखोगे तो क्या नीचे ग्राफ है, नहीं है, मतलब 0 और उससे ऊपर है, इसीलिए रेंज इसका 0 पे क्लोज इन्फिनिटी, यानी क्लोज ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी इसका रेंज। और डोमेन क्या दिख रहा है, ऑल रियल, यानी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसको आप अच्छे से समझना, ठीक है। ये है एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम बता रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको क्यूब फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज में लिखेंगे, इसमें थोड़ा सा हम दो स्पेस है, इसमें ग्राफ को ब्रीफ कर दे रहे हैं, थोड़ा समझा दे रहे हैं। ये जो ग्राफ है ना, ये सिमेट्रिकल विथ रेस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस है, यानी वाई एक्सिस के जितना इधर है उतना इधर है ना। तो वाई एक्सिस के वर्ड सिमेट्रिक ग्राफ है, और ये ऑलवेज नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होता है, नहीं, ये सब बात आप देख रहे हो। अब अगले पेज में हम अगला क्यूब फंक्शन को डिस्कस करेंगे, नोट कर लो, ठीक। तो हम बेटा आगे बढ़ते हैं और एफ एक्स इक्वल टू एस क्यूब को देखते हैं, ठीक है। दिस इज क्यूब फंक्शन। तो ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसका रेंज भी क्या होगा, ऑल रियल, ठीक है। मतलब इसका डोमेन तो ऑल रियल ही होगा और रेंज भी ऑल रियल होगा, और लिस्ट में भी बताए थे, ठीक है। और अभी ग्राफ में भी इसको आप लोग देखोगे, ठीक है। देखो एफ एक्स इक्वल टू एस क्यूब या वाई इक्वल टू एस क्यूब ग्राफ कैसा होता है, समझना सही से। और एकदम फंडामेंटल ग्राफ है, इसको अच्छे से याद रखना। 1 पे 1 मिलेगा और आगे ये इस प्रकार चलेगा, ठीक है। -1 पे -1 मिलेगा और यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे टच करता हुआ निकलना चाहिए, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस जो है ना, इसका टेंजेंट लाइन है, ठीक है। ये थोड़ा हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, मुझे बताते हैं क्यों टेंजेंट लाइन। थोड़ा सा इधर भी और थोड़ा सा इधर भी टच करके निकालना है, ठीक है, इस ग्राफ को, ओरिजिन, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि जितना वाई एक्सिस से इधर है उतना ही इधर होना चाहिए, ठीक है। सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है। ओरिजिन का वर्ड सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है, और आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समझाए थे, यानी ओरिजिन से कोई भी लाइन खींचोगे ना, जैसे ये लाइन खींचो, जितना दूर पे इधर कट करेगा उतना पीछे भी कट कर रहा है। देखो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। अगर यहाँ से लाइन कोई खींचोगे, ये लेंथ और ये देखो नीचे उतना दूर कट करेगा ना, और यहाँ से खींचोगे तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। ओरिजिन से कोई भी लाइन खींचोगे तो इस ग्राफ को जितना दूर पे इधर कट करेगा उतना पीछे भी कट करेगा। इसी को कहते हैं सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। तो ये सब मिटा देते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। सिमेट्रिकल अबाउट क्या है बेटा, ओरिजिन। ओरिजिन से कोई भी लाइन खींचेंगे तो इस ग्राफ पर इक्वल डिस्टेंस पे कट करेगा दोनों साइड में, ठीक है। और इसी ग्राफ का नाम है वाई इक्वल टू एस क्यूब या फिर एफ एक्स इक्वल टू एस क्यूब। और ये चलते जाएगा, ये फैल रहा है धीरे धीरे, देख रहे हो ऐसे जा रहा है। तो एक्स के अलोंग क्या चल रहा है, ऑल रियल जाएगा, आगे इन्फिनिटी जाएगा, इधर माइनस इन्फिनिटी भी आ रहा है, ठीक है। और वाई के अलोंग भी क्या है, देखो ऊपर इन्फिनिटी है, नीचे माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी रेंज भी है और डोमेन भी वही है जो कि यहाँ शो हो रहा है। डोमेन ऑल रियल और रेंज भी ऑल रियल है ना। और ये ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है, ठीक है। 2 पॉइंट यहाँ बता दे रहे हैं, सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन। जो एस क्यूब ग्राफ है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है इसका कि एक्स एक्सिस, ये थोड़ा एडिशनल पॉइंट है, आगे के लिए याद रखें, ठीक है। एक्स एक्सिस इज टेंजेंट टू द कर्व y is equal to s cube at origin, at the origin, ठीक है। यानी कि अगर कोई ग्राफ को इस तरह से बनाता है तो वो गलत माना जाएगा। जैसे देखो, मान लो ऐसे निकाल दिया, होता है ना, इसी तरह से सीधे निकाला और सीधे ऐसे निकाल दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे टच करता हुआ नहीं फील हो रहा होगा आप लोगों को, तो ये ग्राफ रॉन्ग है, ठीक है, गलत है। तो थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर टच कराएंगे जब भी तो टेंजेंट, इसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। इन्फ्लेक्शन मतलब होता है ऐसा पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट ग्राफ को क्रॉस कर सके।
आप लोग जानते हो कि टेंजेंट किसी भी कर्व को टच करता हुआ स्ट्रेट लाइन होता है, नहीं? टेंजेंट का मतलब 9-10 से जानते हो, ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कर्व को टच करता हो उसको क्या कहते हैं हम लोग? टेंजेंट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्रॉस कर रहा है, फिर भी हम टेंजेंट कर रहे हैं। तो ये सिर्फ वहाँ पे हो सकता है जहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनाता हो। मतलब कर्व देखो, कनकेव डाउन था, इसके बाद कनकेव अप हो। कनकेव मतलब क्या होता है? नीचे तरफ ग्राफ खुल रहा है, देख रहे हो? फिर इसके बाद क्या? ऊपर की तरफ खुल रहा है। तो कनकेव डाउन से कनकेव अप, या कनकेव अप होता और फिर डाउन होता था। ऐसा अगर जहाँ पे चेंज होता है तो वहाँ पे उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है? और उस पॉइंट पर सिर्फ क्या होगा? टेंजेंट उस ग्राफ को क्रॉस करेगा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आगे कैलकुलस में एओडी चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें प्रूफ के साथ बताया जाएगा। बस अभी पॉइंट को थोड़ा याद रखने की कोशिश करना, हम बता दिए, ठीक है? तो इसको मिटा देते हैं। तो ग्राफ समझ गए हो, थोड़ा सा टच करवा के इधर निकालना है, ठीक है? ये बात भी लिख दे रहे हम। 0 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू s क्यूब, ठीक है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कनकेविटी चेंज करता है और वहाँ पर टेंजेंट ग्राफ को क्रॉस कर सकता है, ठीक है? और डिटेल आगे बताएंगे इस पॉइंट के बारे में ना, ये दोनों पॉइंट के बारे में आगे समझो तुम लोग कैलकुलस में, ठीक है? वहाँ डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे। अभी बस ये बात समझना था, सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन, यानी ऑरिजिन से कोई भी लाइन खींचेंगे इक्वल डिस्टेंस पे कट करेगा ग्राफ को, ठीक है? अब हम अगली क्लास में जो बताने वाले हैं उसका हेडलाइन दे देते हैं, fx इक्वल टू x की पावर 2n। यहाँ पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखो n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या देगा? x स्क्वायर। 2 पुट करोगे तो क्या देगा? x की पावर 4। 3 पुट करोगे तो क्या देगा? x की पावर 6 एंड सो ऑन। यानी कोई भी इवन पावर होगा तब हम ग्राफ कैसे स्केच करेंगे? यानी एक्स स्क्वायर के ग्राफ का नेचर होगा सारा, ठीक है? x4 का ग्राफ और x स्क्वायर के ग्राफ में क्या डिफरेंस होगा वो भी वहाँ पे बताएंगे हम, ठीक है? फिलहाल इसका डोमेन ऑल रियल नंबर और रेंज होता है क्या? 0 से इन्फिनिटी, क्लोज ओपन ब्रैकेट, ठीक है? इस कॉन्सेप्ट को हम अगली क्लास में अच्छे से समझाएंगे, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से नोट कर लो और रिवाइज सही से कर लेना, ठीक है? तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे और ग्राफ के सेक्शन को जनरलाइज करेंगे यहाँ पे पॉलिनोमियल वाला को, x की पावर 2n और फिर x की पावर 2n प्लस 1 यानी ऑड। जो x क्यूब का ग्राफ था ना, अब x5 पूछेगा, x की पावर 7 पूछेगा तो किस तरह से बनाएंगे वो समझाएंगे। उसके बाद बाकी का जो टाइप्स था वो डिस्कस करेंगे। तो अभी आराम से आप लोग वीडियो देख के ही सब कुछ समझ सकते हो, हम काफ़ी डिटेल में बता दे रहे हैं, ठीक है? तो सही से समझना, जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा तो हम सभी के टच में ऑलरेडी हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप वहाँ से मैसेज करके समझ सकते हो, पूछ सकते हो, या जहाँ कहीं दिक्कत होगा तो हमसे तुम लोग फ़ोन पे भी बात कर सकते हो कि भाई इस तरह का यहाँ दिक्कत है, इसको समझा दीजिए। और एक ग्राफ का बुक हम बोले हुए हैं ऑलरेडी, प्ले विद ग्राफ, वो खरीद लेना और खुद से भी उसको पढ़ना, ठीक है? क्योंकि हम लोगों का मेन टारगेट होना चाहिए अभी सब कुछ छोड़ करके जो ग्राफ का सेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है? अब आप लोगों को पीछे का जो टॉपिक था डिटरमिनेंट मेडिसिन, उसका क्वेश्चन सब जल्दी कंप्लीट कर लेना, क्योंकि अब फंक्शन का भी क्वेश्चन स्टार्ट होगा। हम हो सकता है कि कल आप लोगों को जो है फंक्शन का पीछे का जो टॉपिक है बेसिक लेवल में और डोमेन, तो वहाँ तक में कुछ अच्छा क्वेश्चन कलेक्ट करके हो सकता है हैंड राइटिंग में या PDF बना करके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करेंगे, ठीक है? तो उसको आप लोग सॉल्व करना और आगे 3-4 वीडियो तक में आप लोगों को जो है ना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएगा, बस आप लोग वीडियो सही से देखोगे और समझोगे और नोट करोगे, ठीक है? हम वीडियो का लेंथ थोड़ा कम कर दिए हैं ताकि आप लोग रेगुलर उसको देख करके और नोट कर सको, है ना? क्योंकि वीडियो आज मतलब हम लोग मंडे से रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है? जैसा कि बताए थे 7 डेज होता है वीक में, तो एक दिन संडे को गैप रखेंगे और मंडे से रेगुलर वीडियो रहेगा। हो सकता है कि बीच में 1 या 2 दिन गैप दे देंगे और गैप उस दिन रहेगा जिस दिन क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, ठीक है? सीट शेयर करेंगे उस दिन 1 या 2 क्लास गैप देंगे, ठीक है, बनाने के लिए। 11th का क्लास भी हम लोग कोशिश करेंगे कि मंडे से रेगुलर अपडेट हो जाए, ठीक है? तो 11th का भी पैरेलल में चलेगा। तो सभी स्टूडेंट के लिए 11th का बेसिक मैथमेटिक्स और ट्रिगोनोमेट्री इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कैलकुलस को वो काफ़ी सपोर्ट करेगा, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा मौका है अभी आप लोगों को कि फंक्शन के साथ साथ आप बेसिक और ट्रिगोनोमेट्री का भी क्लास कर सकते हो। तो बेसिक पूरा खत्म होने के बाद हम ट्रिगो स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो उसको भी आप लोग देखना, जो खास करके जो न्यू स्टूडेंट्स हो हमारे यहाँ लेट ज्वाइन किए हैं या जो बाहरी स्टूडेंट हमारा वीडियो देख रहे हैं कोई भी, उसके लिए,
क्योंकि जो हमारे यहाँ पहले से पढ़ रहे होंगे उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही अच्छा होगा, उसको दिक्कत नहीं हो रहा होगा कुछ भी, ठीक है। लेकिन हम वैसे स्टूडेंट्स के लिए खास करके बोल रहे हैं जो लेट क्लास ज्वाइन किए हैं या जो बाहरी हैं, जो हमारे यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं, वैसे स्टूडेंट्स के लिए बेसिक मैथमेटिक्स और ट्रिगोनोमेट्री का भी क्लास करना जरूरी होगा। और जो ओनली बोर्ड लेवल का पढ़ाई करते हो, जैसे 12th बोर्ड का सिर्फ देना है, कंपटीशन नहीं देना है, उन लोगों को भी बेसिक और ट्रिगो को अच्छा करना है, ठीक है। उन लोगों को कैलकुलस में बहुत हाई लेवल तक क्वेश्चन नहीं करना है, बस जो बात हम बताएंगे उसको समझना है सही से, ठीक है। यानी फंक्शन का पोर्शन को अच्छा कर लो, थोड़ा ये टफ लगेगा लेकिन अच्छा करना है इसको, ठीक है। ग्राफ का सेक्शन अच्छा करना है, उसके बाद जब हम 12th के सेक्शन में आएंगे तो ऑलरेडी बता देंगे कैसे एनसीईआरटी बनाना है। जैसे हम पढ़ाएंगे ना, और अगर टॉपिक खत्म हो जाएगा, हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, फिर एनसीईआरटी में कोई डाउट ही नहीं बचेगा, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा आपको, ठीक है। जो भी 12th का बुक है एनसीईआरटी या क्वेश्चन बैंक या आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल, वो सारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप लोग चिंता नहीं करना, आप लोगों को थोड़ा बहुत क्वेश्चन में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, जो बोर्ड लेवल के स्टूडेंट्स, मैंने जो ओनली बोर्ड का पढ़ाई कर रहे हो, कॉन्सेप्ट और थ्योरी को पूरा अच्छा से समझना है, ठीक है। चलो, थैंक यू।